जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए जीव विज्ञान का क्लास 11th का ईयरली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपके ईयरली एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेना है और इसी तरह क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में अपने लिए प्रिपरेशन आपको करनी है। ठीक है, तो आज हम लोग वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 11 का जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को भी कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सब आपको मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं निर्देश पर। प्रारंभ के 15 मिनट जो आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और जो सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है उसके सामने उसको लिखा हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, संगठित केंद्रक का अभाव होता है कवक में, शैवाल में, नीले हरे शैवाल में, लाइकेन में। तो संगठित केंद्रक का जो अभाव होता है वो होता है नीले हरे शैवाल में। किसमें होता है? नीले हरे शैवाल में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोशिका विभाजन के समय डीएनए का स्वाद्विगुणन होता है जीवन प्रावस्था में, जी2 प्रावस्था में, एस प्रावस्था में, एम प्रावस्था में। तो कोशिका विभाजन के समय डीएनए का जो स्वाद्विगुणन होता है वो होता है एस प्रावस्था में। किसमें होता है? एस प्रावस्था में जो है द्विगुणन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में श्वास लेता है 10 से 12 बार, 20 से 25 बार, 12 से 16 बार, 16 से 20 बार। तो जो एक औसत जो मनुष्य होता है वो औसत जो है कितने बार लेता है? वो औसत जो है 16 से 20 बार लेता है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र स्थित होता है पिट्यूटरी में, डाइनसिफेलॉन में, हाइपोथैलेमस में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला, हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो हमारा एक एक नंबर में आते हैं। लगभग 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है, अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल में सबसे अधिक विषाक्त कौन पदार्थ है? तो यहाँ पर जो सबसे अधिक पदार्थ विषाक्त होता है वो होता है अमोनिया, इसके बाद होता है आपका यूरिया और इसके बाद होता है आपका यूरिक अम्ल। ठीक है, ये इसका क्रम रहेगा। तो यहाँ पर जो अमोनिया है वो सबसे अधिक विषाक्त पदार्थ होता है, क्योंकि उसको निष्कासित करने की सबसे अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है, स्नायु किसे कहते हैं? क्या है? स्नायु किसे कहते हैं? तो ये एक प्रकार की जो तंतुमय और लचीली जो संयोजी ऊतक है, जो अस्थियों को जोड़ता है। क्या करता है? जो दो अस्थियों को जोड़ता है। स्नायु का काम क्या है? स्नायु काम है दो अस्थियों को जोड़ना। ठीक है, ये स्नायु का काम होता है। तो ये आपकी इसकी परिभाषा हो जाएगी। नेक्स्ट है, 100 मिली रक्त में सामान्यता O2 की मात्रा कितनी होती है? तो O2 की मात्रा कितनी होती है? लगभग आपकी 20 ml होती है। कितनी होती है? 20 ml होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण संबंधी शोध में प्रयुक्त शैवाल का नाम लिखिए। शोध में जो प्रयुक्त शैवाल होता है वो होता है क्लोरेला शैवाल। कौन सा होता है? क्लोरेला शैवाल होता है। ठीक है, इसके बाद इंडिया है, एक खाने योग्य कवक का नाम बताइए। क्या है? एक खाने योग्य कवक का नाम बताइए। तो इसमें आप लिख सके, जैसे मशरूम भी एक तरीका क्या है? मशरूम जो है एक तरीके का जो है एक तरीके का कवक होता है, लेकिन उसका नाम क्या होता है? उसके अंदर कौन सा कवक पाया जाता है? तो उसके अंदर कवक पाया जाता है आगैरिकस। कौन सा पाया जाए? आगैरिकस। और इसी में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे मार्कोला, मार्केला लिख सकते हैं। मार्केला एक जो है कवक वो भी खाने योग्य है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये हमारे जो एक एक नंबर क्वेश्चन है इनको हमने देख लिया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो, वायरस से वायराइड कैसे भिन्न होता है। क्या पूछ रहा है, वायरस से वायरस जो है, वायरस से जो है वायराइड कैसे भिन्न होता है। इसमें क्या लिखना है, आपको अंतर लिखने हैं। तो यहाँ पर जो वायराइड होता है वो वायरस से आकार में छोटा होता है। क्या होता है, जो आपका वायराइड होता है वो वायरस से आकार में छोटा होता है। वायरस जो होता है सभी जीवों को, वायरस जो होता है वो सभी जीवों को संक्रमित करता है। क्या है, सभी जीवों को संक्रमित करता है, संक्रमित करता है। जबकि जो आपका वायराइड होता है, वायराइड जो होता है वो सिर्फ पौधों को संक्रमित करता है। किसको करता है, पौधों को संक्रमित करता है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 नंबर का है, सिर्फ आपको 2 अंतर लिख देंगे, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर कॉन्ट्रिक्टीज, कॉन्ट्रिक्टीज की दो विशेषताएं लिखिए। क्या करनी, वर कॉन्ट्रिक्टीज की दो विशेषताएं लिखनी है। तो इसमें आप विशेषता लिख सकते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं। इसके अंतर्गत जो है, जिसमें आपके इसमें क्या होता है, इनके जो है फेफड़े नहीं होते हैं। क्या होते हैं, जो वर कॉन्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो आते हैं उनके फेफड़े नहीं होते। इसमें कौन सी आती हैं, इसमें जो है उपास्थि, उपास्थिल मछलियां आती हैं। कौन सी आती हैं, उपास्थिल जो मछलियां होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो इनमें ना ही फेफड़े पाए जाते हैं, क्या होते हैं, ना इनमें फेफड़े पाए जाते हैं। और इनका जो हृदय होता है वो द्विकक्षीय होता है। क्या होता है, इनका हृदय जो है द्विकक्षीय होता है। और इसमें जबड़े और दांत पाए जाते हैं पक्षियों में। तो इन तीन चार हमने आपको बता दिए हैं। इनमें आपसे आप जो दोनों चारों में से कोई दो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। तो सबको पता होगा, श्वेत कीटाणु, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इसके बाद है पॉलीपॉइड श्रृंखला के प्रारंभ और अंतिम छोर को क्या कहते हैं। तो प्रारंभ में जो है NH2 समूह लगा होता है, और जो अंत में आपका है COOH समूह लगा, यानी कार्बोक्सिलिक समूह लगा होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं N छोर, N छोर व C छोर कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद है फेफड़ों के चारों ओर दोहरी झिल्ली का नाम तथा इसका महत्व बताइए। तो फेफड़ों के अंदर जो दोहरी झिल्ली लगी होती है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम तो होता है, सबसे पहले नाम जान लीजिए, नाम होता है आपका प्लूरा। क्या नाम होता है, नाम होता है इसका प्लूरा। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका काम होता है जो फेफड़ों को सबसे पहले तो नमी युक्त रखना। ठीक है, और दूसरा है बाहरी आघात से रक्षा करना। ठीक है, बाहरी आघात से रक्षा करना और फेफड़े को जो है नम रखना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, टैक्सॉन तथा वंश किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। 3 नंबर में है। ठीक है, 3 नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। इसके बाद है प्रोटीनीमा पर सचित्र टिप्पणी आपको करनी है। धमनी व सिरा में अंतर लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, धमनी और सिरा में अंतर। इसके बाद है वृक्क के कार्य में जकस्ता गुच्छ उपकरण यानी कि GA का क्या महत्व है, ये बताना है। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जंतु शरीर में जल की क्या उपयोगिता है। क्या है, जंतु शरीर में जल की क्या उपयोगिता है। इसी में है आपका स्तनी और सरीसृप में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है, स्तनी और सरीसृप में आपको अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है न्यूरॉन वाला, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एस्ट्रोजन्स कहाँ पाए जाते हैं, इसके कार्य लिखिए। क्या है, एस्ट्रोजन्स कहाँ पाए जाते हैं, इनके आपको यहाँ पर कार्य लिखने हैं। इसके बाद इसी में आपका आता है छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाइपैंथोडियम पुष्प क्रम पर टिप्पणी लिखिए। क्या है, हाइपैंथोडियम पुष्प क्रम पर टिप्पणी लिखिए। आस्ति तथा उपास्थि में अंतर लिखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक कर लेंगे। क्रॉसिंग ओवर पर टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर में आपका है। इसी पर C3 व C4 पादपों की पत्ती की शारीरिकी में अंतर लिखिए। क्या है, C3 एवं C4 पादपों को पत्ती की शारीरिकी में अंतर आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ से हमारे जो है लॉन्ग आंसर शुरू हो जाते हैं, जो आपको 5 नंबर में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार होता है, अथवा लाइकेन के प्रकार तथा आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर 5 नंबर में है, और अथवा में आपको करके 2 दिए गए हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए तथा उदाहरण सहित प्रतिवर्ती क्रिया को समझाइए। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अथवा में गुणसूत्र की जैव रासायनिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या है? गुणसूत्र की जैव रासायनिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? डीएनए की संरचना तथा कार्य का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? इस प्रक्रम में आप प्रकाशीय अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्लास 9 का पूरा जो हमने आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है, जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा एग्जाम से पहले एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा और इसी तरह क्वेश्चंस को जो आप लोग एग्जाम में प्रिपेयर करके जाइएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर सिंपली आपको गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज। ठीक है, जैसे आप हिंदुस्तान नॉलेज सर्च करेंगे तो आपके सामने हिंदुस्तान वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपको इसकी होम पेज पर क्लिक करना है। जैसे होम पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे सेक्शन में यहाँ पर आपको ये क्लास 11th एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स 2025 आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, नहीं तो यहीं पर आपको जो है पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।